हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी डिकोड। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हम थे थर्ड टॉपिक पे, जो कि है टर्म इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी। टर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे नए हैं, मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि हमने न्यू कोर्स स्टार्ट कर रखा है। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक का न्यू कोर्स है, पूरा डिटेल में है। और जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे करेंगे या फिर ये कोर्स किस तरह से चल रहा है, वो जाके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएं। मेरे चैनल में यूपीएससी डिकोड की प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट होगी। उसमें आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, ओवरव्यू से स्टार्ट करें, ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो हम आ चुके हैं थर्ड टॉपिक के सेकंड पार्ट पे, जो कि है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि इसका मतलब होता क्या है, ताकि आप इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकें, रिवाइज करें, तो आप इसको जान सकें कि ये है क्या। स्टार्ट करते हैं। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? आप सभी जानते हैं इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, वायलेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग द फंडामेंटल rules of what? Constitution and agreement outlined का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जो अगर कोई फंडामेंटल रूल्स या एग्रीमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आउटलाइन किया गया, लिखा गया, अगर हम उसको ब्रेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और हम कह सकते हैं एनी एक्शन that is deemed unconstitutional, कि हम जज के आधार पे कि हम किसी चीज को कंसीडर कर रहे हैं, हम उसको जज करें पर्टिकुलर वे में, कौन से वे में, कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब वो ब्रेक कर रहा है फंडामेंटल रूल्स को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वो क्या है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो एक्शन। ठीक है, तो कोई भी एक्शन जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मीन्स नॉट accordance with supreme law of state, इंडिया एज अ स्टेट, और उसका सुप्रीम लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप इसके फंडामेंटल रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर सकते हैं उनके ऑफिस से बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। हाउएवर, हालांकि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको डिफाइन किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई डेफिनेशन नहीं दी है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है। इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन दैट। ओके, नेक्स्ट आते हैं द इम्पीचमेंट चार्जेस। ये करने से पहले
हम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं मेजोरिटी के बारे में और उनके जो टाइप्स होते हैं अलग अलग उसके बारे में। ठीक है, मेजोरिटी के बारे में जान लेते हैं। आई होप आपको दिख रही होगी अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले जो मेजोरिटी है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेजोरिटी क्या होते हैं। हमारी डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आते हैं लोगों से चुन के। तो उसके अंदर डिसीजन लेने के लिए, इस सिस्टम के अंदर डिसीजन लेने के लिए हमें अलग अलग मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो अलग अलग मेजोरिटी में आते हैं। हम देखेंगे कौन सी मेजोरिटी से कौन कौन से डिसीजन हम ले सकते हैं। पहली आती है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, लोकसभा में जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, कि एक जो मैंने लेक्चर लिया था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का, उसमें मैंने गलती से 243 सीट्स लिख दी हैं। ठीक है, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, 543 सीट्स। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, पढ़ाते टाइम पता नहीं लगता है। ओके ओके, तो लोकसभा की स्ट्रेंथ क्या होती है, 543 सीट्स होती हैं। राज्यसभा की 245 सीट्स होती हैं। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट, ओके, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड मेजोरिटी ऑफ द मेंबर वोटिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लोकसभा में 543 सीट्स होती हैं, लेकिन आज मान लीजिए आज लोकसभा में कोई भी सीटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ 500 मेंबर एमपीज प्रेजेंट हैं, सिर्फ 500। ठीक है, 43 एब्सेंट हैं, तो उसमें से 470 ने, सिर्फ 470 एमपीज ने वोट किया है। ठीक है, तो उसका मतलब ये जो 470 वोट करेंगे इनको कहेंगे हम वोट एंड प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंट है। हो सकता है कुछ लोगों ने वोट ना किया हो, तो हम वोट एंड प्रेजेंट नहीं बोल सकते 500 को, हम इनको सिर्फ प्रेजेंट बोलेंगे। तो वोट एंड प्रेजेंट कितने हैं, 470 जिन्होंने वोट दिया है और जो प्रेजेंट भी हैं। ठीक है, उसके बाद 470 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि 470 का हाफ आएगा। हाफ हाफ हो जाता है तो आप लोगों को पता है टाई होते हैं। कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम +1 लगाते हैं ताकि मेजोरिटी निकल पाए। तो 236 मेजोरिटी आती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी, इसको हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। 236 ने अपना वोट दे दिया, सिंपल मेजोरिटी मिल गई, तो हम उस डिसीजन को पक्का कर सकते हैं, हम उस डिसीजन को पक्का कर सकते हैं कि हाँ हम ये डिसीजन ले रहे हैं। ऐसे ही राज्यसभा में होगा, 220 वोट भी करते हैं, प्रेजेंट भी करते हैं, तो 1-1 वहां की सिंपल मेजोरिटी होगी। ठीक है, अब ठीक है, तो अब सिंपल मेजोरिटी में दोनों की चाहिए, लोकसभा की भी और राज्यसभा की, एक की नहीं दोनों की चाहिए होती है। अब ऐसी मेजोरिटी से हम डिसीजन क्या क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम वर्क डन बाय दिस, कौन कौन से काम कर सकते हैं हम, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन कि कोई सरकार बनी है। ठीक है, सरकार बनी है, अगर हम देखें कि कौन कौन सहमत है इस सरकार से, अगर ये सिंपल मेजोरिटी नहीं बनी, इसका मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब सरकार गिर चुकी है, अब वो डिसॉल्व होने की कगार पे है। ठीक है, सेंसर मोशन, बजट पास, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ये हम सारे सारे पढ़ेंगे, हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर हैं इनके अलग से। ठीक है, मैं बस आपको ओवरव्यू दे रही हूँ मेजोरिटी का। नेशनल इमरजेंसी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, चेयरमैन, राज्यसभा में स्पीकर नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है जो कि चेयरमैन होता है। ठीक है, राज्यसभा और डिप्टी स्पीकर, इनके बारे में। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने बताया ना कि वो ओपनिंग करते हैं, सेरेमोनियल
जो है उनका फंक्शन होता है, तो उनको वोट ऑफ थैंक्स दी जाती है, तो वो सिंपल मेजोरिटी से ही होती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इससे पास नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, सिंपल मेजोरिटी से हम अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी किस लिए यूज होती है? गवर्नमेंट बनाने के लिए। 543 सीट्स आर नाउ इन द लोक सभा अपॉन 2 + 1 272 सीट चाहिए अगर गवर्नमेंट बनेगी, तभी गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। उसके बाद इन लोकसभा टू मेक गवर्नमेंट, और इन राज्यसभा 123 सीट्स चाहिए होती हैं, ठीक है। उसके बाद है अफेक्टिव मेजोरिटी। अफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? यूज टू रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हमारे क्या होते हैं? जो कि लीड करते हैं हमारे पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के हाउसेस को जो लीड करते हैं, ठीक है। उनके रिमूवल के लिए अफेक्टिव मेजोरिटी का यूज किया जाता है। अफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। फॉर एग्जांपल 543 सीट्स है लोकसभा में, राज्यसभा में 245 सीट्स हैं, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें से माइनस कर दीजिए डेथ को, DRR को माइनस कर दीजिए, जो भी रिमूव किए गए हैं, जिन्होंने रिजाइन दिया गया है, ठीक है, उसमें से जो माइनस होगा 538 मान लीजिए आंकड़ा ये आया है, उसका उसकी जो मेजोरिटी आई है 270, ये इतनी हमें चाहिए होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को रिमूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा, राज्यसभा, who run स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, तो दे आर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और डिप्टी चेयरमैन। टू रिमूव ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी यही यूज होती है अफेक्टिव मेजोरिटी। ये प्रेसिडेंट में यूज नहीं होती है, प्रेसिडेंट में ये यूज नहीं होती है, ओनली वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट? क्योंकि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा के, ठीक है। आगे चलते हैं। वेटेड मेजोरिटी क्या होती है? वेटेड मेजोरिटी होती है डील विद द, फॉर एग्जांपल डील विद द GST काउंसिल डिसीजन। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कि जो काउंसिल है उसमें कोई डिसीजन लेना है, जो कि आर्टिकल 279A है। अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसमें क्या होगा? जैसे हमारे 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उसमें दिल्ली है, पुडुचेरी है। उसमें क्या होगा? फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के वो होंगी, और 28 + 2 30 क्या है टोटल मिला के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, प्लस फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, दोनों अलग अलग होते हैं, दे आर नॉट सेम, ये दोनों अलग अलग होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस। अब ये जो 30 हैं, अब इनकी जो वोट की जो वैल्यू है 100 में से वो है 67%। 100 में से इनकी जो वैल्यू है वो है 67%। किसकी? किसकी? स्टेट + 2 UTs, ठीक है, उनकी 100 में से 67% वोटिंग शेयर है, जिसको हम बोलते हैं 2/3। और एक सेकेंड, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर प्लस इन दोनों की क्या है? ये 3 ही तो हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 का कितना है? 33%, 1/3, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यस, एक सेकेंड ना, ये आपको आगे समझ में आए? एक सेकेंड ना। हाँ, लेकिन वेटेड मेजोरिटी क्या कहती है? वेटेड मेजोरिटी क्या कहती है? जो 30 है स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज, उनका 67% है, ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर, उनका कितना है? 33%, 2/3 इनका है। लेकिन क्या ये सारे अगर वोट कर दें डिसीजन पे तो भी उनको 67%, लेकिन जो मेजोरिटी है, वेटेड मेजोरिटी है,
वो ये बोलती है कि उनके पास कोई भी डिसीजन लेने के लिए 75% वोट की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अगर वो 67 के 67 अगर कर दे वो, तो क्या डिसीजन लिया जाएगा? डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो इनकी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है, इनकी तो जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है। तो 33%, बेशक ये पूरा डिसीजन पूरी वोट मिल जाए, लेकिन फिर भी इनको इनकी जरूरत है। तो वेदर ऑल स्टेट अगेंस्ट सेंटर कैन नॉट टेक डिसीजन, हम ये बोल सकते हैं कि अगर स्टेट सारे अगेंस्ट हो जाएं सेंटर के, तब भी वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनको 75% वोट चाहिए होती हैं। ओनली 67% दे हैव। ओके, तो 67% से काम नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेजोरिटी पे आते हैं, जो हमारी पूरी बुक में सबसे ज्यादा यूज होती है, वो है स्पेशल मेजोरिटी। इसके टाइप होते हैं, इसके टाइप होते हैं, इसके टाइप होते हैं, टाइप 4 होते हैं, इसके 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है जो कि यूज होता है राज्यसभा में। राज्यसभा में आर्टिकल 249 और 312 में होता है, मतलब 2/3 ऑफ मेंबर, 2/3 ऑफ मेंबर अगर प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर दें, तो क्या है, वो डिसीजन लिया जाएगा, वो डिसीजन पक्का लिया जाएगा। लेकिन ये होता क्या है, यूज ओनली इन राज्यसभा, सिर्फ राज्यसभा के लिए यूज किया जाता है। भूल जाओ सबको, लोकसभा को, स्टेट लेजिस्लेटिव, कुछ भी, ओनली एंड ओनली राज्यसभा, ओनली एंड ओनली राज्यसभा में ही होती है यूज, ठीक है। और जब आप आर्टिकल ये पढ़ेंगे, जब हम आगे क्लासेस करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। टाइप 2 में जाते हैं, टाइप 2 में जाते हैं। टाइप 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, ताकि आप कभी भूले ना, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों को समझ ही नहीं आता है, बहुत ईजी है, इतना मुश्किल है भी नहीं, ठीक है। ये देख लीजिए कंडीशन क्या है। 2/3, मान लीजिए लोकसभा में है 543 सीट्स, ठीक है, और जो है 272, अब 543 का जो हाफ है वो कितना होता है, 543 का हाफ 50% कितना होता है, तो वो होता है 272, मतलब मेजोरिटी, ठीक है। तो इतना 50%, ये जो लिखा है ना इधर, ये जो इधर लिखा है ना, जो आप लोग को समझ नहीं आता, 50% स्ट्रेंथ ऑफ हाउस की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पहले ये कंडीशन पूरी होगी, फिर हम ये कंडीशन देखेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि 272 को यस करने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर 400 है, ठीक है, 400 प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ये वोट देते हैं, मिनिमम 67% नीड 2/3, ठीक है, 272 चाहिए, लेकिन 400 ने प्रेजेंट भी किया और वोट भी किया, ठीक है, तो 67%, ठीक है, 400 का 67%, 2/3 हमें चाहिए होता है, मतलब 267 ने प्रेजेंट भी है वो, और उन्होंने वोट भी कर दिया है, ठीक है। लेकिन लेकिन 2/3 फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई, लेकिन जब तक सेकंड कंडीशन कंप्लीट नहीं हो जाती कि वो 50% होनी चाहिए, 50% मतलब 272 होने ही चाहिए, तो तब तक वो पास नहीं होगा। तो 267, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 2/3 है या नहीं है, वो तो होने ही चाहिए, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो जरूर कंप्लीट होने चाहिए, कि वो 272 जो मेंबर है वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो ये है स्पेशल मेजोरिटी 2। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये किस किस में जरूरत पड़ती है, यूज इन रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल के लिए जो जज है, हाई कोर्ट के जज के लिए कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, आर्टिकल 169, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिमूव करना हो, ठीक है, या क्रिएट करना हो उसको, किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करना हो, ठीक है, आर्टिकल 169 ही कहता है, तो ये यूज होती है, ठीक है। अब आते हैं टाइप 3, इम्पीचमेंट ऑफ। अब स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है टाइप 3 में, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट,
हम फॉर्मली रिमूवल वर्ड यूज नहीं करेंगे, रिमूवल वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है वर्ड इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट वर्ड यूज किया गया है। तो प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के लिए टाइप थर्ड स्पेशल मेजोरिटी यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, 2/3 ऑफ हाउस, ठीक है, 2/3 ऑफ हाउस, नॉट ओनली 50%, ठीक है, 2/3 ऑफ हाउस ऑफ व्हाट, जितने भी सीट्स हैं इन बोथ हाउसेस, इन बोथ हाउसेस, ठीक है, उनका ये सबसे हार्ड होती है मेजोरिटी लेनी, हार्ड है ना, क्योंकि 2/3 सीट चाहिए हमें दोनों हाउसेस के, नॉट प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर लोकसभा में फॉर एग्जाम्पल अच्छे से समझ लीजिए 543 सीट्स हैं लोकसभा में, इसका 2/3 क्या होता है 362, तो हमें इतने इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 362 हमें चाहिए होते हैं इम्पीचमेंट के प्रोसेस में, ठीक है। राज्यसभा में 163 चाहिए होते हैं, 245 का 2/3, टोटल हमें चाहिए होते हैं 525 मेंबर वी नीड टू इम्पीच प्रेसिडेंट, ओके, टू इम्पीच प्रेसिडेंट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। हाँ, स्पेशल मेजोरिटी 2 नेशनल इमरजेंसी के लिए भी यूज की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए भी यूज की जाती है, ठीक है। स्पेशल जो मैंने बोला था सिंपल मेजोरिटी में यूज नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 में आता है, ठीक है। टाइप 4 कर लेते हैं, एनीथिंग, कुछ भी इम्पैक्ट करता है फेडरल प्रोविजन को। फॉर एग्जांपल 7th शेड्यूल में लिस्ट में हमें कोई चेंज लाना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी वेरिएशन लाना है और उसमें फेडरल का रोल है, मतलब यूनियन एंड स्टेट दोनों के बीच की बात है, तो उसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मतलब स्पेशल मेजोरिटी 2, ठीक है, प्लस 50% ऑफ स्टेट की जितनी भी स्टेट्स में सीट्स हैं उनके जो 50% स्टेट जो है वो हाँ कहना चाहिए उनको, ठीक है, तभी आगे बात होगी, ठीक है। 50% ऑफ स्टेट, नॉट ऑल स्टेट्स, हरियाणा पंजाब बहुत सारे स्टेट्स को अगर हम 50% मिला लें तो आगे वो डिसीजन हम ले सकते हैं। ये बात होगी हमारी मेजोरिटी की। आगे हम पढ़ते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। एक सेकेंड यार, हाँ आप, ठीक, impeachment of president. The impeachment charges can be initiated by either house of parliament. ऐसा नहीं है कि लोकसभा में जो है वो इनिशिएट हो सकता है प्रोसेस, ठीक है, ऐसा नहीं है, किसी भी हाउस में हो सकता है। लोकसभा के भी 2/3 मेंबर चाहिए और राज्यसभा के भी 2/3 मेंबर चाहिए, ठीक है। तो किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट का शुरू हो सकता है ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा एंड राज्यसभा की बात हो रही है, इसमें स्टेट लेवल यूनियन टेरिटरी का कोई भी बात नहीं है इसमें, ठीक है। दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर, ओके। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं जब हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस को, तो हमें 1/4 मेंबर की सहमति चाहिए होती है। जो चार्जेस जो लगे हैं प्रेसिडेंट पे उनको ऑथेंटिकेट बना सके कि हाँ ये सही है, 1/4 मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। एंड अ 14-day नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। 14 दिन पहले, अगर प्रोसेस होने जा रहा है 6 जून को, तो 14 दिन पहले हमें प्रेसिडेंट को नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर द इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन इज पास्ड, जब हम चार्जेस का रिजोल्यूशन पास कर देते हैं बाय अ मेजोरिटी ऑफ 2/3,
ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस। मैंने बता दिया कि लोकसभा में भी स्टार्ट कर सकते हैं, राज्यसभा में भी। अगर आप लोकसभा में कर रहे हैं तो उसका 2/3 चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद इट इज सेंट, अब वो इट इज सेंट टू द अदर हाउस, अब वो दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। अगर लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है तो वो राज्यसभा में भेजा जाएगा, ठीक है। विच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। अब भेजते टाइम इन्वेस्टिगेट, उसके चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास राइट होता है टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। वो वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और वो अपने आप को सही ठहराने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इफ अदर हाउस also sustain the charges and passes the impeachment resolution by a majority of 2/3 of total membership, then the president stands removed from his or her office from the date on which the resolution is passed। जैसे ही रिजोल्यूशन पास कर दिया दूसरे हाउस ने कि जो चार्जेस हैं वो सच में हैं, ऑथेंटिकेट हैं, ठीक है, तभी वो जो है प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से, अपनी सीट, अपनी पोजीशन से हटा दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं 10, एन इम्पीचमेंट इज अ कासी जुडिशियल प्रोसेस। जुडिशरी क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करती है। ऐसे ही इम्पीचमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है? चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करती है। हम कह सकते हैं कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो एक कासी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, हाफ, उसके पास हाफ जो है जुडिशियल प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, इसको हम कासी जुडिशियल प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, जो कि पार्लियामेंट के पास इसका राइट है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट 2 थिंग्स शुड बी नोटेड। 2 चीजें इसमें नोट करने की बहुत जरूरत है। फर्स्ट चीज जो है, द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हर इलेक्शन। जिनको ये समझ नहीं आ रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें इंडियन पॉलिटी का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा कौन कौन जो है पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में। मैंने आपको बताया स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3 यूज की जाती है, उसमें लोकसभा राज्यसभा के 2/3 चाहिए होता है। मैंने आपको कहीं नहीं बताया, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, नॉमिनेटेड से फर्क नहीं पड़ता, सीट से फर्क पड़ता है, 2/3 होनी चाहिए, ठीक है। वही चीज इसने ये बोला है कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ईदर हाउस, किसी भी हाउस के, पार्लियामेंट के, कैन पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि जो है 104th अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, जो लोअर हाउस है, लोकसभा है, उसमें एंग्लो इंडियंस होते थे। वो क्या करते थे, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं कर सकते, लेकिन वो यहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसेस में कर सकते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। ऐसे ही राज्यसभा के भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही बोला है, दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हिज और हर इलेक्शन। सेकंड जो चीज नोटिस करने की जरूरत है वो ये है, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट। मैंने कहीं नहीं बोला कि यूनियन टेरिटरी, स्टेट, मैंने कुछ नाम नहीं लिया, बस 2 चीज, लोकसभा और राज्यसभा रिमूवल के टाइम पे, ठीक है। तो इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते, दो दे पार्टिसिपेट, ये आप इलेक्शन में जाके करिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट नो प्रेसिडेंट हैज सो फार बीन इम्पीच्ड। कोई भी प्रेसिडेंट इंडिया में अब तक इम्पीच नहीं किया गया है, ठीक है। इम्पीच
नहीं किया गया है। चलते हैं थर्ड टॉपिक के थर्ड पॉइंट पे, वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस। अ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन अकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये 5 बताई गई हैं जिनके कारण, रीजन बताए गए हैं जिनके कारण प्रेसिडेंट ऑफिस में प्रेसिडेंट की वैकेंसी खाली हो जाती है। पहली होती है ऑन द एक्सपायरी ऑफ हर टेन्योर ऑफ 5 ईयर। जब 5 साल उनके पूरे हो जाते हैं तो उनका जो टेन्योर है वो एक्सपायर हो जाता है। हालांकि जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाता तब तक वो वहां पर रहते हैं। बाय हिज और हर रिजाइनेशन, जब वो वाइस प्रेसिडेंट को लेटर दे देते हैं रिजाइन करने के लिए। ऑन हिज और हर रिमूवल, इम्पीचमेंट, ठीक है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो। अदरवाइज, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही और शी बिकम डिसक्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस, और डिसक्वालिफाइड हो जाते हैं होल्ड ऑफिस के लिए इन किन्हीं भी रीजन से, और व्हेन हिज और हर इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। मैंने आपको बताया था, अब पहली क्लासेस जाके देखी, सुप्रीम कोर्ट अगर उस इलेक्शन को वॉइड कर देती है, इलेक्शन को डिक्लेयर कर देती है कि वो इलेक्शन ठीक नहीं है और उसको रद्द कर देती है, तो प्रेसिडेंट को अपनी सीट विकेंट करनी पड़ेगी। व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड, जब वैकेंसी जब होती है बाय द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। पहला पॉइंट बताया गया है कि इसके बाद क्या होता है, अगर पहला पॉइंट होगा तो क्या होगा, एक्सपायरेशन ऑफ टर्म से अगर हो रहा है वैकेंसी ऑफ अ सिटिंग प्रेसिडेंट, एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। क्या बोल रहे हैं कि मान लो 5 साल हो चुके हैं, टर्म कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद क्या होगा, उनकी वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शन हेल्ड करने होंगे। ठीक है, कब करने होंगे, मान लो 5 साल, तो 5 साल पूरे होने से पहले ही आपको इलेक्शन स्टार्ट करने होंगे, रखने होंगे, स्टार्ट करने होंगे इलेक्शन करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इन केस, अगर किसी केस में डिले हो जाता है, अगर इलेक्शन नहीं हो पाया और 5 साल भी पूरे हो चुके हैं और डिले हो चुका है इन कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट बाय एनी रीजन, द आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज और हर टर्म ऑफ 5 ईयर अंटिल, सेम चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाता है तब तक वो कंटिन्यू रखेंगे अपने प्रेसिडेंट ऑफिस में। अगर उनकी फर्स्ट है ये, फर्स्ट केस है ये, फर्स्ट केस है ये, जब टर्म कंप्लीट हो जाती है, टर्म कंप्लीट हो जाती है, नोट कि वो रिजाइन दे देते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है रिमूवल ने, फर्स्ट जब उनकी टर्म कंप्लीट हो जाती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो ऑफिस को होल्ड करेंगे। ठीक है, जब तक उनके सक्सेसर जो उनको रिप्लेस करेंगे उनकी पोजीशन को और वो प्रेसिडेंट बनेंगे तब तक वो उस ऑफिस में कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये बात प्रोवाइड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन इंटरग्नम। ये क्या होता है, ये होता है, ये होता है इंटरग्नम। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, थोड़ा सा हैंडल कर लीजिएगा। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है गैप, इसका मतलब होता है गैप, पॉज, ठीक है, इंटरवल। ठीक है, मान लो प्रेसिडेंट के 5 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है, और उनकी इलेक्शन करने में, हेल्ड करने में आपको 1 महीना लग गया है, डिले हो चुका है 1 मंथ का, तब तक क्या होगा, न्यू प्रेसिडेंट के आने से पहले 1 मंथ तक क्या होगा, पॉज हो जाएगा, गैप हो जाएगा। इसी गैप को बचाने के लिए, इसी गैप को ना हो, ये गैप ना हो और प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पे रहे, प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पे रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, जब तक सक्सेसर नहीं आता है तब तक प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पे रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रेसिडेंट ऑफिस में। ठीक है, आगे चलते हैं। इन दिस सिचुएशन द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ऑब्वियसली अगर प्रेसिडेंट वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं,
तो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ क्यों होंगे, है ना। वाइस प्रेसिडेंट को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी वो प्रेसिडेंट को एक्ट करने के लिए और टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है बारी रिजाइनेशन की। अब आती है बारी रिजाइनेशन, रिमूवल या टर्म के अलावा जितने भी रीजंस है, कोई भी रीजंस है, तब अगर ऑफिस वेकेंट हो जाते हैं देन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर अंदर। मान लो, ठीक है, 1 जून को प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो गया, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करने जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ द अकरेंस ऑफ सच वैकेंसी द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस फॉर अ फुल टर्म ऑफ 5 years। मान लीजिए 6 महीने लेट हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 महीने निकल चुके हैं तो प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ 4 साल और 6 मंथ के लिए रहेंगे, 4 साल और 6 मंथ के लिए रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो पूरे 5 साल के लिए रहेंगे। आप लेट हुए, उनकी कोई गलती नहीं, वो रहेंगे 5 साल के लिए फ्रॉम द डेट ही और शी अज्यूम चार्ज ऑफिसर ऑफिस, ठीक है। When a vacancy occur in the office of the president due to her resignation, removal, death or otherwise, तब तक जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते, मान लीजिए 6 मंथ लग गए हैं, ठीक है, तो 6 मंथ में गैप तो हो गया ना, तो वो गैप हम रख नहीं सकते हैं, तो तब प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो तब वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो प्रेसिडेंट के तरह एक्ट करे और उनकी पोजीशन पे जाए until a new president is elected. Further, when the sitting president is unable to discharge his or her function due to absence, उनकी absence में भी उनको क्या मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। इलनेस, उनके इलनेस में भी, और अदर कोर्स कोई भी कोर्स हो सकता है। द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज हिज और हर फंक्शन टर्म को छोड़ के जब 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसको छोड़ के वाइस प्रेसिडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रेसिडेंट के ऑफिस का चार्ज लेने के लिए, ठीक है, और उनके फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए। डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पे यही है कि वो चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। अब जो रियल प्रेसिडेंट हमारे, उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट जो है डिस्चार्ज ले रहे हैं उनके फंक्शन का until the president resumes his or her office, ठीक है। आगे चलते हैं। in case the office of president is vacant, अगर वाइस प्रेसिडेंट वहां पे अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां होंगे प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो वीकेंट है, उनकी सीट खाली है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो अवेलेबल होगा वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट एंड डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। वो उनकी कुर्सी को संभालेंगे और जो फंक्शन है वो चार्ज करेंगे, ठीक है। ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इंडिया में ऐसा हुआ है, ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनके जो फंक्शन है उनको डिस्चार्ज किया है। डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पे ये है कि उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है, वो प्रेसिडेंट ऑफिस में प्रेसिडेंट के पद पे अभी है, ठीक है। व्हेन एनी पर्सन, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज is acting as the president or discharging the function of the president, he or she enjoy all the powers and immunities of the president। सारी इम्यूनिटी उनको मिलेगी, ठीक है। इम्यूनिटी जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग हमने पढ़ा था, सिविल प्रोसीडिंग हमने पढ़ा था। is entitled to such emoluments, allowances and privileges as are determined by the parliament, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे आता है हमारा फोर्थ टॉपिक जो है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, तो उनके पास रियल पावर नहीं है, बट प्रेसिडेंट के पास पावर है। कौन कौन सी पावर है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है ये करना। चलते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।